नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए प्रैक्टिस पेपर में फिर से, और ये सारे प्रश्न यूपी पीसीएस, आईएएस और जितनी भी इस तरह की यूपीएससी वाली परीक्षाएं हैं, आए हुए प्रश्न हैं मित्रों। तो लीजिए पहला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। पहला, ऋग्वेद किससे सुमेल होगा मित्रों? अपना अनुमान आपको स्वयं लगाना है और तभी इसका फायदा आपको मिल सकता है। तो ऋग्वेद सुमेल होगा आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद है स्रोत एवं कर्म कांड। सामवेद आपका है संगीतमय स्रोत। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। सही उत्तर ए। तो इसके एक्सप्लेनेशन में भी मित्रों देखते चलते हैं थोड़ा सा। ऋग्वेद जो है वो आपके मंत्रों का संकलन है और जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए रोत, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा उच्चारित कौन करता था? तो होता। संपूर्ण संहिता में कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त। यजुर्वेद कर्मकांड, क्योंकि यजु का अर्थ है, इसमें यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों विधि विधानों का संकलन मिलता है। सामवेद, जिसका अर्थ है गान, और इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाला मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। दूसरा, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। अब एक एक कारण को अच्छे ढंग से देखिए। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसने देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो सिकंदर की भारत में सफलता के जो कारण है, पहला, दूसरा और अनुमान लगाइए तीसरा भी सही है, चौथा नहीं। सिकंदर के बारे में जो विशेष है, किसका पुत्र था? देख लीजिए, क्षत्रप फिली द्वितीय का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष में राजा बना और हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत में भारत की विजय पर निकल पड़ा। क्वेश्चन थर्ड, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातात्विक स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? मदुरै, ताम्रलिप्ति, तोंडी या अरिकामेडु? तो ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना जिस पुरातात्विक स्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है वो है आपका अरिकामेडु। अरिकामेडु मित्रों है कहाँ? देख लीजिए, पांडिचेरी में स्थित है और दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पुरास्थल है। 1945 में IM व्हीलर द्वारा खुदाई करवाई गई थी और यहीं से यह जानकारी मिलती है कि प्राचीन व्यापारिक संबंध भारत के रोम के साथ थे। प्रमुख अवशेषों में रोमन बर्तन, मिट्टी के दीप, कांच के कटोरे, मनके आदि का उल्लेख कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? मौर्यों ने, पल्लवों,
चालुक्यों या राष्ट्रकूटों ने? तो पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। विशेष में ये देखिए कुछ विशेष बातों में, महाराष्ट्र प्रांत औरंगाबाद जिले में है, कभी कभी जिला भी पूछा जाता है। और किन संप्रदायों से संबद्ध है? यह है बौद्ध, हिंदू और जैन। कैलाश मंदिर बौद्ध, हिंदू तथा जैन। बौद्ध गुफाएं कितनी हैं? 12 हैं, और जिनमें विश्वकर्मा का गुफा मंदिर संख्या 10 सबसे सुंदर है। तो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे सुंदर कौन सा है, तो विश्वकर्मा का गुफा मंदिर नंबर 10। 17 गुहा मंदिर हैं, जिनमें से अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों ने 7वीं 8वीं शताब्दी में, याद रखने की बात है, 7वीं और 8वीं शताब्दी में। क्वेश्चन 5, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से दीजिए। दाम, जीतल, रुपया, टंका। तो अपना अनुमान लगाइए मित्रों, सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं कौन सी थी? तो यह है आपका जीतल और दूसरा क्या होगा? टंका। विशेष में देख लीजिए, सल्तनत काल में इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। तो भूलने वाली बात नहीं है, शुद्ध अरबी के सिक्के पहली बार इल्तुतमिश चलाया। मुद्रा प्रणाली में उसका योगदान बहुत है। चांदी का टका, चांदी का टंका, तांबे का जीतल प्रचलित किया। और मित्रों खास बात है, सिक्कों पर खलीफा के नाम का अंकन भी कराया इल्तुतमिश। और विदेशों में प्रचलित टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा में जो भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। तो 3-4 फैक्ट हो गए। पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टका, तांबे का जीतल चलाया, खलीफा का नाम उत्कीर्ण कराया और टकसाल का नाम लिखने की प्रचलन भी इसी ने किया। क्वेश्चन 6, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया यूनानियों, अंग्रेजों, तुर्कों, मुगलों। तो जब भी पोलो खेल आता है तो दिमाग में हमारे आता है अंग्रेज, जबकि ऐसा नहीं है। यूनानी, तुर्क और मुगलों, किसने प्रचलन कराया मित्रों? तुर्कों ने, याद रखिएगा। और विशेष में देख लीजिए, भारत में जो पोलो खेले जाने का प्रचलन गुलाम वंश के संस्थापक पोलो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय हुआ था। क्योंकि ये प्रूफ भी दिया हुआ है, उसकी मृत्यु ऐसा बोला जाता है कि पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरते से हो गई। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित सूफियों में कृष्ण को कौन औलिया के रूप में मानता है? शाह मोहम्मद गौश, शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, ख्वाजा मीर दर्द। तो कृष्ण को जो औलियों के रूप में मानता है, या औलिया के रूप में मानता है, वो है आपका शाह मोहम्मद गौश। विशेष देख लीजिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है, सत्तारिया सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत तो मोहम्मद गौस शेख अब्दुल्ला के शिष्य थे, जो सत्तारिया सिलसिले से संबंधित थे। हुमायूं के समकालीन थे, हुमायूं सम्मान करता था और काली कुतुब के उपनाम से प्रसिद्ध। ये जान जाइएगा, शाह मोहम्मद गौस किस नाम से प्रसिद्ध थे? काली कुतुब। और इन्होंने ही कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। 1562 में इनका निधन हुआ और इनके उत्तराधिकारी वजीउद्दीन थे,
जो सत्तारी सिलसिले के अंतिम संत थे। तो कई सारे फैक्ट जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सोहरावर्दिया, कादरिया, नक्शबंदिया। तो जो संगीत के विरुद्ध था सूफीवाद के सिलसिलों में, तो बंद शब्द किस में आया है देख लीजिए, नक्शबंदिया। संगीत के विरुद्ध था, बंद करवाया। कैसा भी कुछ भी दिमाग में इस तरह का बसा लीजिए मित्रों, ताकि याद रहेगा। विशेष में देख लीजिए, नक्शबंदी पंथ की स्थापना 14वीं शताब्दी में किसने की थी? बहाउद्दीन ने की थी। प्रचार प्रसार ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया, जो काबुल से दिल्ली आए। तो कभी कभी इसमें प्रश्नों में फंसना नहीं है मित्रों। अगर स्थापना पूछा जाता है तो 14वीं शताब्दी ख्वाजा बहाउद्दीन ने, जबकि प्रचार, भारत में प्रचार प्रसार, ठीक है, इसको प्रसिद्ध किया ख्वाजा बाकी बिल्लाह। कहाँ से आए? काबुल से दिल्ली आए। प्रमुख शिष्य इनके अहमद फारूक सरहिंदी, किसके समकालीन? अकबर जहांगीर के समकालीन। एक तर्क इनका है, मनुष्य और ईश्वर का संबंध स्वामी और सेवक का होता है, न कि प्रेमी और प्रेमिका का। ये है। और तीनों संप्रदाय सोहरावर्दिया, जियाउद्दीन, अब्दुल जीव, कादरी शाह नियामतुल्लाह, कादरी जो संप्रदाय है, शाह नियामतुल्लाह और चिश्ती मोइनुद्दीन संगीत के विरुद्ध नहीं थे। क्वेश्चन 9, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है अनवर सुहेली, रज्मनामा, हस्त बहिस्त, अयारदानिश। तो महाभारत, तो जो महाभारत का शब्द ही है वो आपकी इस पुस्तक से रज्मनामा, ऐसा सुनने में ही लग रहा है कि महाभारत बोला जा रहा है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक रज्मनामा, मामा का इसमें भी सुमेल हो रहा है। अकबर ने, किसने अनुवाद विभाग की स्थापना की? देखिए जो फैक्ट में दिया हुआ है, अकबर ने, किसने की मित्रों? अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। और फारसी भाषा में संस्कृत की पुस्तकों में महाभारत का अनुवाद किया किसने? नकीब खां बदायूनी और मोहम्मद शेरी द्वारा। किसके नेतृत्व में? अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में। तो 3 लोग इसमें शामिल थे, नकीब खां बदायूनी और मोहम्मद शेरी। और नेतृत्व किसका था? अबुल फजल फैजी का। और इन्होंने ही नाम रखा गया रज्मनामा। अब महाभारत का हो गया। रामायण का देख लीजिए, 1589 में बदायूनी, नकीब खां, अब्दुल कादिर, इन तीनों ने इसका भी अनुवाद किया। किसका? रामायण का। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो मुगल बादशाहों में जिसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी वो है आपके अनुमान से जहांगीर। सही है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी, ये याद रखेगा। और फारसी में आत्मकथा लिखने वाला जहांगीर। बाबर के कविता संग्रह का नाम दीवान। जहांगीर ने जो आत्मकथा लिखी तुझके जहांगीरी, अपने शासनकाल के किस वर्ष में? 17वें वर्ष में। और पूरा इसको किसने किया? मोतमिद खां। तो अगर कभी प्रश्न आता है मित्रों, बहुत कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है मित्रों, और सवालों में काफ़ी पेचीदगी भी आ गई है, तो याद रखिएगा इसको, तुझके जहांगीर को लिखने वाला आपको कौन था? जहांगीर। जबकि अगर कभी प्रश्न पूछा जाए, बहुत माइनर सा डिफरेंस रहेगा कि तुझके जहांगीरी को किसने पूरा किया, तब क्या आ जाएगा? मोतमिद खां।
अकबर की जीवनी अकबरनामा फारसी में अबुल फजल ने लिखा। ठीक है, तो आत्मकथा बाबरनामा अकबर ने स्वयं लिखा तुर्की भाषा में, जबकि अकबर की जीवनी बाबरनामा बाबर ने, अकबर की जीवनी फारसी भाषा में अबुल फजल। क्वेश्चन 11, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किया था अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां या औरंगजेब ने? तो दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था औरंगजेब में। तो इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसमें से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा। अकबर द्वारा बनवाई गई इमारतें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, शीश महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जोधाबाई महल, इबादत खाना। तो अगर कभी पूछा जाता है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा तो अकबर, इसको भूलना नहीं है। जहांगीर सिकंदरा में अकबर का मकबरा। अब सिकंदरा में अकबर का मकबरा जहांगीर, और जहांगीर ने लाहौर में स्वयं का मकबरा बनवाया। शाहजहां ने आगरा के किले में दीवाने आम, शीश महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, दिल्ली में लाल किला, जामा मस्जिद, और अकबर लाहौर की बादशाही मस्जिद, बेगम रबिया उद्दौरानी का मकबरा और दिल्ली के किले में मोती मस्जिद। तो कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों, कई बार इसको रिपीट करना है। क्वेश्चन 12, मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया पारसियों से, यहूदियों, मंगोलों या तुर्कों से? तो मुगलों ने नौरोज का त्यौहार लिया आपका पारसियों से। पारसी सही उत्तर ए। पारसियों के द्वारा मनाया जाने वाला जो नौरोज त्यौहार, दिल्ली के बलबनी वंश के संस्थापक बलबन ने नौरोज त्यौहार उत्सव के रूप में मनाना शुरू किया। तो ये लिया गया पारसियों से, और शुरू किसने किया? ये शुरू किया बलबन ने। बाद में मुगल सम्राट अकबर ने अपनी धर्म संसद में पारसी धर्म के प्रचलित अग्नि पूजा को सही ठहराया और अपने धर्म में दीन इलाही का एक अंग भी बनाया। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम बताना है। अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद शाह, जहांगीर, बहादुर शाह। तो सही कालक्रम क्या है? पहले जहांगीर, फिर मोहम्मद शाह, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली और अंतिम में बहादुर शाह। तो सही उत्तर सी। देख लीजिए, मोहम्मद शाह दिया हुआ है 1719 से 1748। मोहम्मद शाह बहादुर शाह के पुत्र जमान शाह का पुत्र था। उसकी अत्यधिक विलासिता के कारण उसे रंगीला उपनाम दिया गया मोहम्मद शाह को। बहादुर शाह अंतिम मुगल बादशाह के रूप में 1838 से 1858 तक शासन किया और उसके बाद रंगून भेज दिया गया। अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह की मृत्यु के पश्चात आलमगीर द्वितीय के नाम से 1754 से 50 से 54 है मित्रों मुगल बादशाह बना, और इसी के समय अब्दाली ने अपने चौथे आक्रमण में दिल्ली में प्रवेश किया। क्वेश्चन 14, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बारे में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवाश या पानीपत का तीसरा युद्ध? तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बारे में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया वह है बक्सर का युद्ध। कब हुआ था मित्रों? याद करिए, 1764 में बक्सर का युद्ध। किसके बीच में? अंग्रेजों ने जो मुगल शासक अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के अब्दस्त नवाब मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से पराजित किया। और इस सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मुनरो।
और यही युद्ध ऐसा था जिसने अंग्रेजों के शासन को एक दिशा प्रदान की। 15 1 नवंबर 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बर्नहम ने या फिर सर हरकोट बटलर ने। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग मित्रों ये कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि उसके बाद क्या शुरू हो गया था, वायसराय, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय था। तो कैनिंग के बारे में 2 चीज याद रखिएगा, अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन प्रथम वायसराय। और 1857 का जो संग्राम था उसके बाद जो सत्ता थी ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास चली गई, ब्रिटिश सम्राट के पास। और इस घोषणा पत्र को कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। और यह किसके तहत हुआ, यह 1858 के भारत के उत्तम प्रशासन के लिए एक्ट के तहत हुआ। क्वेश्चन 16, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दीवान चमनलाल, लाला लाजपत राय, एनजी रंगा, स्वामी सहजानंद। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। और विशेष, वाशिंगटन के एक मजदूर सम्मेलन से प्रेरणा लेकर एमएन जोशी ने 1920 में, देख लीजिए मित्रों, एमएन जोशी 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इस श्रम संगठन का पहला सम्मेलन जो हुआ 30 अक्टूबर 1920 को हुआ। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920, पहला सम्मेलन 30 अक्टूबर 1920, अध्यक्षता लाला लाजपत राय। और उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय खोना नहीं चाहिए। देश में संगठित होने, आंदोलन करने और शिक्षित करने की सबसे बड़ी जरूरत है। क्वेश्चन 17, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स, डलहौजी। तो जिसकी सबसे ज़्यादा जली वही क्या करेगा, सेंसरशिप लागू करेगा। तो किसकी सबसे ज़्यादा जलेगी मित्रों, यह है वेलेजली। तो इस तरह की तुकबंदी करता हूँ मित्रों ताकि आपको याद रहे, और कोई इसकी विशेष ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए, तो सेंसरशिप लागू किया था वेलेजली ने। और 1758 से लेके इसका जो कार्यकाल था 98 से लेके 1805 तक था। और इसने क्या नियम बना दिया था कि प्रकाशित होने वाली किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा कराना होगा। क्वेश्चन 18, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड, याद करिए मित्रों, मेयो के कार्यकाल में। और इसमें कुछ विशेष है, और बहुत ध्यान से मित्रों देखिएगा, क्वेश्चन का जो कॉम्प्लेक्सिटी बनता है इसी तरह के क्वेश्चन में बन जाता है, जिसको ध्यान देने की जरूरत है। पहली जनगणना 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, किंतु नियमित 10 वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में आरंभ हुई। तो पहली 1872, लेकिन जब नियमित बोलेगा तो 1881 लॉर्ड रिपन आ जाएगा। तो नियमित जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड रिपन के काल में। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना। तो पहली अगर नियमित पूछ लेता है तब लॉर्ड रिपन 1881। तो
इन्हीं सारे फैक्ट को मित्रों याद रखना है। कथन और कारण का प्रश्न है, देख लीजिए। अंग्रेजों ने, पहला कथन, अंग्रेजों ने भारत को सन 1947 में स्वतंत्रता प्रदान की थी। सही, गलत, आंख बंद करके भी सही कह सकते हैं। कारण आर, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे। तो कथन के रूप में सही, गलत, सही। कारण या एक्सप्लेनेशन के रूप में क्या व्याख्या सही है? नहीं। तो कह सकते हैं बी, ए, आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 20, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? मुसलमान, सिख, अनुसूचित जाति या बौद्धों को? तो मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने जिस पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें जिसे नहीं आवंटित की थी, आज भी आवंटित नहीं है, देख लीजिए, बौद्धों को। और जो इसके बारे में विशेष है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में, तो सांप्रदायिक पंचाट की कब घोषणा हुई? 1932 में। किसको किसको इसमें आरक्षण मिला? मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई के लिए पृथक निर्वाचन मंडल से होना था। इसके अतिरिक्त स्त्रियों के लिए स्थानों का आरक्षण, वाणिज्य उद्योग, चाय, खनन, वामन संघों और जमींदारों को प्रतिनिधित्व मिला। दलित वर्ग, अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक करार देकर उन्हें पृथक निर्वाचन द्वारा चुनने एवं साधारण निर्वाचन में एक मत देने का अधिकार भी मिला। 21, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया। ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, सी, वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या डी, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। तो गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, वह है आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और जो कुछ विशेष है, तो इसमें क्या है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग, याद रखिएगा मित्रों, पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण में किया। किसके विरुद्ध था? किसानों का नील मिल के मालिकों के विरुद्ध था। और किस एक किसान की बात अधिकतर आती है? राजकुमार शुक्ल ने। कहाँ गांधी जी से भेंट की? लखनऊ में भेंट की। क्या बोला? नेतृत्व संभालने का आग्रह किया। और किसने गांधी जी के इस चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? एनजी रंगा ने। जबकि इसी दौरान किसने चंपारण के दौरान महात्मा की उपाधि प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से जुड़े हुए हैं। 22, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो देख लीजिए, महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। तो जो एक सही सुमेलित है वो है आपका एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा दिया हुआ है, याद रखिए मित्रों इनको भी। महात्मा गांधी ने क्या लिखा? इंडियन ओपिनियन 1903 अंग्रेजी में था। दी यंग इंडिया 1919 अंग्रेजी भाषा में। नवजीवन 1919 हिंदी गुजराती भाषा में। हरिजन 1932 अंग्रेजी हिंदी गुजराती में। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठा में। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठा में। एनी बेसेंट न्यू इंडिया 1898 में अंग्रेजी में। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में। मद्रास स्टैंडर्ड हिंदी में। तो एनी बेसेंट के साथ भी मित्रों याद रखिएगा, स्टैंडर्ड हिंदी में लिख रही हैं और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अंग्रेजी में। बी आर अम्बेडकर मूक नायक।
3. कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 8 लाख व्यक्ति, 9 लाख, 10 या 12 लाख व्यक्ति। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि में जितनी जनसंख्या के अनुपात में था वह है 10 लाख व्यक्ति। सी करेक्ट उत्तर है। और कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ खास। कैबिनेट मिशन कब दिल्ली पहुंचा? 24 मार्च 1946। कौन कौन 3 सदस्य थे? भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना के प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 16 मई 1946। पहुंचा कब था मित्रों? 24 मार्च 1946। रिपोर्ट 16 मई 1946। और संविधान सभा के गठन के संबंध में मिशन ने वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन से इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगा इसमें बहुत विलंब होगा। क्वेश्चन 24। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे? जमुनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्यों लौटाया था? सभी को पता होगा मित्रों, क्योंकि जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसी से दुखी होकर इन्होंने लौटाया था। जलियांवाला बाग कांड के बारे में सभी ने पता होगा। पंजाब के लेफ्टिनेंट उस समय कौन थे? जनरल डायर ने, जिसमें कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। सरकारी आंकड़े 397 के थे, 1200 घायल हुए। और दीन बंधु एफ एंड्रयूज ने इस हत्याकांड को क्या कहा? जानबूझकर की गई हत्या। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार को क्या अलंकरण वापस कर दिया? नाइटहुड की उपाधि। 25। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार भगत सिंह। तो जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? अपने बाल गंगाधर तिलक ने यह आरोप लगाया। विशेष में इतना ही याद रखिए, तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण जो नेता थे विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। 26 कथन एवं कारण का प्रश्न है। पहला कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। तो सही, गलत? तो किसी भी राष्ट्रवादी जो आंदोलन करता है उनके ऊपर इस तरह का तो आरोप नहीं लगाया जा सकता। तो सही या गलत? गलत। कारण आर, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। सही, गलत? सही। सही उत्तर डी, ए गलत, आर सही। बाल गंगाधर तिलक, देख लीजिए मित्रों, 2 चीज़ें हैं। 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया, 1895 में शिवाजी उत्सव को इन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। कभी इंटरव्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों कि कौन से ये नेता थे जिन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया और क्या कारण से आप ऐसा कह सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि जो भी एनवीएस या केवीएस का इंटरव्यू होता है अक्सर करके उसमें इस तरह के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट 27, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। चौरी चौरा कांड, असहयोग आंदोलन का स्थगन, बारदोली प्रस्ताव। तो
सबसे पहले है चौरी चौरा कांड, फिर आपका बारदोली प्रस्ताव और फिर असहयोग आंदोलन। 1, 3 और 2। 5 फरवरी 1922 याद होगा, गोरखपुर के जिले में यह कांड हुआ चौरी चौरा का, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली नामक स्थान पर मीटिंग की और एक प्रस्ताव द्वारा इन सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी जिसमें कानून का उल्लंघन होता है। और यही दोनों कारण देश के अन्य भागों में छोटे छोटे संघर्ष को देखते हुए गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। 28 अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, नाम बताइए। तो लुई फिशर, विलियम एम सीवेर, वेब मिलर, नेंगली फार्सन। तो जो महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार भारत छोड़ो आंदोलन के समय उनके साथ था लुई फिशर। और इसी आंदोलन में मित्रों गांधी जी ने जो नारा दिया क्या था, करो या मरो। और इनके साथ और भी बुद्धिजीवी जो विदेशी थे, पर्लक और एडगर रूनो, ये दो नाम भी याद रखिएगा, पर्लक और एडगर रूनो। 29 पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की थी गवर्नर जनरल ने, ब्रिटिश सम्राट, महात्मा गांधी, वायसराय। तो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल ने की थी। और पहला जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए? BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, MK गांधी। तो ऐतिहासिक सन 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर न करने वालों में MK गांधी। बाकी अंबेडकर, राजगोपालाचारी और मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। तो 1932 के साथ साथ 24 सितंबर भी याद रखिएगा मित्रों। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू जाति की ओर से, दलित वर्ग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर और हिंदू जाति की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए थे। 31 कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी या क्रांतिकारी आंदोलन? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वो है आपका साम्यवादी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया और यही कानपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रिटिश सरकार ने 21 फरवरी 1924 को, याद रखिएगा 21 फरवरी 1924 को MN राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, उस्मानी गुलाम हुसैन, रामचरण शुक्ल और सिंगारा बेलू चेट्टियार पर मुकदमा चलाया। कब चलाया? 21 फरवरी 1924। क्वेश्चन 32 निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? मीरा बहन, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू। तो दो महात्मा कहा गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है।
गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है और के.एम. मुंशी ने इस समझौते को भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग प्रवर्तक घटना कहा। लेकिन पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना की। क्या की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। लेकिन इस समझौते के सफलता को देखते हुए सरोजनी नायडू ने इन दोनों को दो महात्मा कहा। 33 सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है, लेखक और पुस्तक। तो देख लीजिए, महात्मा गांधी आपका हिंद स्वराज, अनुमान लगाइए। राम मनोहर लोहिया व्हील ऑफ हिस्ट्री। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। अबुल कलाम आजाद इंडिया विंस फ्रीडम। सी करेक्ट आंसर। और भी कई पुस्तकों के नाम दिया हुआ है मित्रों, तो इस पे आपका ध्यान रहेगा। महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई अर्ली लाइफ, हिंदू स्वराज, इंडियन होम रूल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड अंग्रेजी में। अबुल कलाम आज़ाद गुबारे खातिर उर्दू में। इंडिया विंस फ्रीडम अंग्रेजी में। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। 34 करमचंद गांधी दीवान थे। पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपरोक्त सभी। तो करमचंद गांधी दीवान थे, उपरोक्त सभी। और इस सीरीज का आखिरी प्रश्न मित्रों, आयन्य मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस या मेजर आई वाची भ्यूजी हारा का। तो आयन्य मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर आई वाची फ्यूजी हारा। जो विशेष है इसके बारे में, दिसंबर 1941 में जापानियों ने उत्तरी मलाया पर आक्रमण किया और ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। तो पहली बटालियन के कप्तान मोहन सिंह कुछ अफसरों एवं सैनिकों के साथ बच निकले। कोई रास्ता न पाकर जापानियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वहाँ के एक सिख साधु ज्ञानी प्रीतम सिंह तथा जापानी अफसर मेजर फूजीहारा के समझाने बुझाने पर मोहन सिंह भारत के स्वतंत्रता के लिए जापानियों के साथ मिलकर लड़ने को तैयार हो गए। इसी तरह अतः ये कहा जाता है कि आयन्य ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फूजीहारा का मानसिक पुत्र था। तो इसी के साथ यह सीरीज समाप्त होती है मित्रों। बने रहने के लिए बनारस चैनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।